प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 5 में वर्णित साहित्यकार सुधा अरोड़ा द्वारा रचित जीवनी, जिसका शीर्षक है ज्योतिबा फुले, से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। जैसा कि ज्योतिबा फुले ने समाज सुधार के बहुत सारे कार्य किए, आपने दलितों, शोषितों और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। आपने और आपकी पत्नी सावित्रीबाई ने कंधे से कंधा मिलाकर समाज सेवा के कार्यों में अपूर्व योगदान दिया। इतना किए जाने के बावजूद भी आपका नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया, क्योंकि इस सूची को तैयार करने वाले तथाकथित उच्च वर्गीय कुछ लोग थे। उच्च वर्गीय लोगों को यह बात कतई गंवारा नहीं थी कि ज्योतिबा फुले द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों को ठीक प्रकार से मान्यता प्राप्त हो, और इसीलिए ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्योतिबा फुले ने समाज सुधार के कार्य किए। उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों के उत्थान के लिए कार्य किया। फिर भी उनका नाम 5 समाज सुधारकों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे। इस सूची को तैयार करने वाले समाज के ऐसे प्रतिनिधि थे जो उच्च वर्ग से संबंधित थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता का विरोध करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की। आपने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता का विरोध किया। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा और स्त्रियों को अधिकार दिलाने पर जोर दिया। क्रांतिकारी साहित्य की रचना की। ज्योतिबा फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। आप द्वारा क्रांतिकारी साहित्य की भी रचना की गई। इसी कारण समाज का सर्वांगीण सुधार न चाहने वाले लोगों ने, यानी तथाकथित उच्च वर्गीय लोगों ने, उनका नाम समाज सुधारकों की सूची में नहीं रखा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? जैसा कि समाज पूरी तरह से पिछड़ा हुआ, शोषण का शिकार दिखाई पड़ रहा है, जिसमें स्त्रियों की शिक्षा पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया है। ज्योतिबा फुले का ऐसा मानना है कि वर्ण, वर्ग और जाति संबंधी जितनी भी बाधाएं हैं, इन सभी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए और समाज में शिक्षा की व्यवस्था को, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, स्त्रियों का उचित मान सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें समाज में अग्रणी स्थान भी प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई जब स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करती थी, तो बहुत सारे लोग उन्हें अपमानित किया करते थे, उन पर थूकते थे, उन पर पत्थर फेंकते थे, कभी कभार तो उन पर गोबर भी फेंका करते थे। उनके परिवार के लोगों ने ही, यानी उनके माता पिता ने भी ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी को घर से बाहर कर दिया, जिससे कि उनके द्वारा समाज सेवा के कार्यों में रुकावट उपस्थित की जा सके। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्योतिबा फुले के अनुसार वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था द्वारा दलितों का शोषण किया। गरीबों से कर के रूप में प्राप्त धन उच्च वर्गीय बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया गया। जो कर के रूप में धन इकट्ठा किया जाता था, उस धन को राजसत्ता द्वारा उच्च वर्गीय बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया गया। स्त्रियों के अधिकारों की रोकथाम करते हुए स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। स्त्रियां कहीं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो जाए, इस बात से डरते हुए स्त्रियों की शिक्षा पर ही प्रतिबंध लगा दिया। स्त्रियां पढ़ लिख नहीं जाए,
अगर ऐसा हो जाएगा तो वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगी। इस कारण से स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई विद्यालय में पढ़ाने जाती थी तो मार्ग में खड़े लोग गालियां देते, पत्थर फेंकते, थूकते, गोबर फेंकते। उनके माता पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के माता पिता ने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। वे ज्योतिबा फुले और सावित्री के समाज सुधार के कार्यों को रोककर उनके मिशन को विफल करना चाहते थे। इस प्रकार का षड्यंत्र उनके विरुद्ध हमेशा सामने आता रहा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष विपक्ष में अपने उत्तर दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस पाठ को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है। साहित्यकार सुधा अरोड़ा द्वारा रचित जीवनी, जिसका शीर्षक है ज्योतिबा फुले, इस पाठ का आपने बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। आप अपने अध्ययन के आधार पर और अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर इससे संबंधित उत्तर प्रस्तुत करते हुए इसके पक्ष में और विपक्ष में अपना उत्तर लिख सकते हैं। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, पुत्री मुस्लिम और पुत्र सत्यधर्मी होगा। इस प्रकार अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग मिलकर एक आदर्श परिवार बनाएंगे। इस प्रकार से ज्योतिबा फुले का ऐसा मानना है कि यदि आदर्श परिवार में अलग अलग धर्मों के लोग होंगे तो वह परिवार बहुत ज्यादा श्रेष्ठ परिवार होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस विचार के पक्ष में आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। इसके पक्ष में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेरे मतानुसार जिस प्रकार से ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार बताया गया है, जिसमें पिता बौद्ध, माता ईसाई, पुत्री मुस्लिम और बेटा सत्यधर्मी हो, अगर ऐसा संभव हो तो यह वास्तव में एक उच्च स्थिति में आदर्श परिवार सिद्ध हो सकेगा। क्योंकि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग जब मिलकर एक परिवार के रूप में रहेंगे तो धार्मिक कट्टरता समाप्त हो जाएगी और एक बेहद खूबसूरत गुलदस्ते के रूप में सभी धर्म एक परिवार के साथ हमें दिखाई पड़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसके विपक्ष में भी उत्तर लिख सकते हैं। इसके विपक्ष में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार जिसमें पिता बौद्ध, माता ईसाई, पुत्री मुस्लिम और पिता सत्यधर्मी है। इस प्रकार से अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग जब एक परिवार में होंगे तो उनमें धार्मिक कट्टरता बढ़ सकती है, परिवार टूट सकता है और परिवार का विघटन हो सकता है। यह व्यवहारिक रूप से उचित भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से मेरे मतानुसार यह एक आदर्श स्थिति नहीं हो सकती है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्योतिबा फुले के अनुसार आदर्श परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुस्लिम और बेटा सत्यधर्मी हो, वही आदर्श परिवार है। ज्योतिबा फुले के पक्ष में विचार लिखने वाले विद्यार्थी इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेरे मतानुसार फुले की आदर्श परिवार की कल्पना वास्तव में उच्च आदर्श माना जा सकता है। इस प्रकार के आदर्श परिवार से धार्मिक सहिष्णुता बढ़ेगी, एक दूसरे के धर्म के प्रति आस्था और आदर का भाव भी बढ़ेगा, धार्मिक कट्टरता समाप्त होगी। जो विद्यार्थी ज्योतिबा फुले के इस आदर्श परिवार के विपक्ष में है वे इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं, मेरे मतानुसार ज्योतिबा फुले के आदर्श परिवार की कल्पना व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं मानी जा सकती है। यदि बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम तथा सत्यधर्मी यानी सभी धर्मावलंबियों में धार्मिक कट्टरता हुई, अगर ऐसी स्थिति बनी कि सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को लेकर कट्टरता की स्थिति में है, तो परिवार टूट जाएगा, आपस में विचार नहीं मिलेंगे, जिससे उनमें द्वेष बढ़ेगा। इस प्रकार व्यवहारिक दृष्टि से उनका विचार कतई उचित नहीं माना जा सकता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए?
जैसा कि ज्योतिबा फुले का ऐसा मानना है कि स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति में यदि सुधार हो जाएगा तो उन्हें उचित स्वतंत्रता और उचित अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। ज्योतिबा फुले का ऐसा मानना है कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने समाज की ऐसी बालिकाओं के लिए जो पिछड़ी है, शोषित वर्ग से संबंधित है, उनके लिए कन्याशालाएं खोलने का कार्य किया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर के उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर अपने इस कार्य को साकार रूप में परिणित कर दिखाया। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्योतिबा फुले के अनुसार स्त्रियों को शिक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। समाज ने उनकी शिक्षा के जो मार्ग बंद कर दिए हैं उन्हें खोलना चाहिए। दलित और कमजोर वर्ग की छात्राओं के लिए कन्याशालाएं खोली जानी चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों को समान समझा जाना चाहिए और समान ही अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। विवाह के समय पुरुष शपथ ले कि वह नारी को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उन्हें उनके सभी अधिकार प्रदान करेंगे। विवाह के दौरान, विवाह पद्धति के दौरान इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि पुरुष इस प्रकार की शपथ ले कि वह नारी को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे और स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ ही वे उन्हें सभी प्रकार के अधिकार देंगे। विवाह विधि में ऐसे मंत्र न हों जो पुरुष को प्रधानता दें और स्त्रियों को गुलाम बनाएं। पुरुषों को प्रधानता देने वाले मंत्रों को विवाह विधि से हटा दिया जाना चाहिए। स्त्री समाज की प्रतिष्ठा के लिए नई विवाह विधि की रचना होनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए और स्त्रियों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप में लिखिए। ज्योतिबा फुले का विवाह सावित्रीबाई के साथ हुआ। सावित्रीबाई के साथ विवाह होने के उपरांत ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखाया। जैसे कि उनकी पढ़ने लिखने में रुचि थी, उनकी ग्राह्य शक्ति बहुत तेज थी और इसी कारण से उन्होंने मराठी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी पढ़ना लिखना और बोलना सीख लिया था। वे अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी और इस प्रकार से सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। वे एक सकारात्मक रूप से कार्य करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभरकर हमारे सामने आती है। वे शोषित, दलित और महिलाओं के उत्थान में सक्रिय रूप से लगकर काम करने वाली एक महिला के रूप में उभरकर सामने आती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्योतिबा फुले के साथ विवाह करने के पश्चात सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पति के साथ काम करके वे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभरी। उन्हें बचपन से ही शिक्षा में रुचि थी। उनकी ग्राह्य शक्ति भी बहुत तेज थी। विवाह के बाद ही सावित्रीबाई शिक्षित हुई। उन्होंने मराठी भाषा सीखी और अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सीख लिया। जैसा कि उनकी शिक्षा में रुचि थी, उनकी ग्राह्य शक्ति बहुत तेज थी, उन्होंने मराठी भाषा सीखी। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी भाषा पढ़ना लिखना और बोलना भी सीख लिया था। बचपन में रिंखल गांव की हाट से लौटते हुए वे रास्ते में कुछ खा रही थी। एक लाट साहब के मना करने पर उन्होंने हाथ का खाना फेंक दिया। उन्होंने यानी लाट साहब ने उसे एक पुस्तक दी जिसे उसने शादी के बाद पढ़ा। लाट साहब ने उसे एक पुस्तक दी। सावित्रीबाई ने यह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। उसके पिता इस पुस्तक को देखकर आग बबूला हो गए, क्योंकि यह पुस्तक ईसाई धर्म के प्रचार से संबंधित थी। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई ने इस पुस्तक को संभाल कर सहेज कर रख लिया और विवाह के पश्चात अपने साथ लेकर आ गई और उसके पश्चात उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा, जिसे उसने शादी के बाद पढ़ा। सावित्रीबाई ने पति के साथ मिलकर कई पाठशालाएं खोली। शिक्षा संबंधी कार्य करने में अनेक अड़चनें आई। वे स्वयं जब पढ़ाने पाठशाला जाती तब उन्हें गालियां सुननी पड़ती थी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन
करना चाहेंगे। जैसे कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई दोनों ने ही कंधे से कंधा मिलाकर दो शरीर एक प्राण होकर के समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने शोषितों पीड़ितों के लिए कार्य किया, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। इस प्रकार वे शोषितों, दलितों और महिलाओं के लिए अग्रदूत बनकर के सामने आए और समाज में उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। विषम परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण स्थिति होने के बावजूद भी यदि हम ठान लें तो समाज में बुराइयों को हम दूर कर सकते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं और एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हुए हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई का चरित्र हमारे लिए प्रेरणादायक है। निश्चित रूप से हमें सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले के जीवन से प्रेरणा प्राप्त होती है। दोनों ने एक प्राण होकर कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। हम भी उनकी तरह समाज में सकारात्मक परिवर्तन करना चाहेंगे। यह जो सकारात्मक परिवर्तन है, इसके लिए पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता को समाप्त करना चाहेंगे। वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था को भी समाप्त करना चाहेंगे। दलितों और स्त्रियों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। आधुनिक शिक्षा में परिवर्तन करते हुए स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूरी सुविधाएं प्रदान करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव करेंगे और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के अनेक उपायों पर हम काम करेंगे। विवाह विधि को पूरी तरह से बदलना चाहेंगे। ऐसे मंत्र जो पुरुषों को प्रधानता प्रदान करते हैं, स्त्रियों को गुलाम बनाने की बात कहते हैं, उन्हें पूरी तरह से बदल देंगे और पुरुष प्रधान संस्कृति को बदलकर नारी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। सामाजिक रूढ़ियों और धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जी तोड़ प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है? दाम्पत्य जीवन से आशय है पति पत्नी के रूप में अपना जीवन बिताना। जैसा कि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई का दाम्पत्य जीवन अगर हम देखें तो हमें ऐसा दिखाई पड़ता है मानो दो शरीर एक प्राण होकर के कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य कर रहे हैं। समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। दलितों, शोषितों और पीड़ितों की हर प्रकार की बाधाओं को, कष्टों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। स्त्रियों को मान सम्मान दिलाने के लिए, स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करने के लिए वे स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। इस प्रकार से यदि हम उनके दाम्पत्य जीवन को आधुनिक दंपतियों से के साथ में प्रेरणा के रूप में बात करें तो आधुनिक दंपतियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसे ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई दो शरीर एक प्राण होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, उसी प्रकार से आधुनिक दंपतियों को भी मिलजुल करके सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए कार्य करना चाहिए, जिससे परिवार का और समाज का अधिक से अधिक उत्थान हो सकेगा। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्योतिबा फुले दंपति दो शरीर एक प्राण बनकर जीवन भर दलितों, शोषितों और स्त्रियों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। दोनों का जीवन आदर्श रहा है जो कि आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है। ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई के जीवन की तरह ही आधुनिक दंपतियों को भी अपने परिवार में समृद्धि के लिए पारस्परिक सहयोग की भावना रखनी चाहिए। यदि हम एक दूसरे के साथ में सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए कार्य करें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो हम बहुत बड़े से बड़ा कार्य भी सहजता से कर पाएंगे। इस प्रकार से ज्योतिबा फुले दंपति से आधुनिक दंपति प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, फुले दंपति ने स्त्री समस्या के लिए जो कदम उठाया था, क्या उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है?
निश्चित रूप से जिस प्रकार से फुले दंपति ने यानी ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने स्त्री समस्या के समाधान के लिए जो कदम उठाया था, उन्होंने कदम उठाए थे, उन्होंने पिछड़े, दलितों और शोषित वर्ग की बालिकाओं के लिए कन्या पाठशालाएं खोली और शिक्षा की व्यवस्था की। इसी प्रकार से पाठशालाएं खोलकर बालिकाओं के अध्ययन की व्यवस्था सुनिश्चित करना निश्चित रूप से उसी का अगला चरण है, जिस कार्यक्रम को हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बहुत ही सफल सिद्ध हुआ है और इस कार्यक्रम के लागू करने के पश्चात बेटियों की शिक्षा के प्रति समाज में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत शुभ संकेत हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्योतिबा फुले दंपति ने स्त्री समाज के उत्थान के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। पुरुष प्रधान समाज का घोर विरोध सहते हुए वे अडिग भाव से अपने कार्य में लगे रहे। चाहे किसी भी प्रकार का विरोध का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन वे अपने कार्य को अडिग भाव से करते रहे। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य वे लगातार पूरे मनोयोग से करते रहे। स्त्री शिक्षा और स्त्री अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज नारी सशक्तिकरण और नारी शिक्षा को लेकर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वे ज्योतिबा दंपति के प्रयासों का अगला चरण ही माने जा सकते हैं। नारी सुरक्षा और नारी शिक्षा पर बल देने वाला कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बेटियां बचनी भी चाहिए। जब बेटियां बचेंगी तभी तो वे समाज में अपनी निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर पाएंगी। बेटियां बचेंगी, बेटियां पढ़ेंगी तो वे एक अच्छा समाज बना पाएंगी। इस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सफल हुआ है। इसने समाज में बेटी के महत्व और उसकी शिक्षा के बारे में लोगों की धारणा में सकारात्मक बदलाव किया है। नारियां हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का प्रमाण दे रही है। नारियां समाज में अपनी योग्यता का प्रमाण देकर हर क्षेत्र में बहुत ही सकारात्मक कार्य कर रही है, जिससे समाज बेहतरीन और उत्थान की ओर अग्रसर हो रहा है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कै सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। जैसे कि ज्योतिबा फुले का ऐसा मानना है कि वेदों में जितना भी ज्ञान है उसको पढ़ने के लिए शूद्रों को भी अवसर प्राप्त होना चाहिए। शूद्र भी वेदों को पढ़ें, उनमें लिखे हुए ज्ञान को समझें और उस ज्ञान को समझकर वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए। ज्योतिबा फुले का ऐसा मानना है कि वेद डूब गए और विद्या शूद्रों के घर चली गई, और इस प्रकार कहते हुए उनका ऐसा भी कहना है कि ऐसा होने पर भूदेव यानी ब्राह्मण लज्जित हो गए, लज्जा का उन्होंने अनुभव किया। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्योतिबा फुले का विचार था कि शूद्रों को भी शिक्षा ग्रहण करने और वेद पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने शूद्रों को शिक्षा दिलाने के लिए भरपूर सहयोग किया। शिक्षा प्राप्त कर शूद्रों ने वेदों का अध्ययन किया और उन्हें समझा। विद्या शूद्रों के घर चली गई, यह देखकर ब्राह्मणों को लज्जा की अनुभूति हुई। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ख इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। जैसे कि समाज में वर्ण, वर्ग और जाति से संबंधित बहुत सारी विषमताएं दिखाई पड़ती है। समाज में शोषित वंचित वर्ग भी दिखाई पड़ता है। स्त्रियों की शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए ज्योतिबा फुले का ऐसा मानना है कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के साथ साथ स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। अपने हक और अपने अधिकार की आवाज को बुलंद करना चाहिए, जिससे कि इस समाज में हो रहे शोषण को समाप्त किया जा सके। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं,
ज्योतिबा फुले के अनुसार वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था के आधार पर शोषण प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। राजसत्ता और पुरोहित लोग सामाजिक व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए समाज का शोषण कर रहे हैं। उनके अनुसार दलितों और स्त्रियों को इस शोषणवादी समाज व्यवस्था का विरोध अवश्य ही करना चाहिए। इस शोषणवादी समाज व्यवस्था का विरोध करते हुए आंदोलन करना चाहिए, तभी यह शोषण वाली व्यवस्था बदल सकती है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता का अनुभव हर स्त्री की थी। इस गद्यांश का सबसे पहले हम संदर्भ जान लेते हैं। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित जीवनी ज्योतिबा फुले से यह गद्यांश लिया गया है। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है, जिसे सुधा अरोड़ा द्वारा लिखा गया है। सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित जीवनी, जिसका शीर्षक है ज्योतिबा फुले, से इसे लिया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं, ज्योतिबा फुले ने विवाह में पढ़े जाने वाले मंगलाष्टकों की रचना की। जो मंगलाष्टक परंपरागत विधि में पंडितों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा पढ़े जाते थे, उनके स्थान पर नए मंगलाष्टक की रचना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। विवाह विधि के दौरान वधू वर से वचन लेती है कि स्त्री को उसके अधिकार देगा। विवाह होने के दौरान वधू वचन लेती है वर से ये वचन लेती है कि स्त्री को उसके अधिकार दिए जाएंगे। स्त्री जानती ही नहीं कि स्वतंत्रता क्या होती है, क्योंकि उसे शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता की अब तक अनुभूति हुई ही नहीं। न तो उसने शिक्षा की रोशनी में ये जाना कि स्वतंत्रता क्या होती है और स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ ही अधिकारों की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। पुरुष ने स्त्री को उसके अधिकारों से वंचित रखा है, अतः स्त्री को उसके अधिकार दिए जाएं, उसे अपनी स्वतंत्रता का सुख अनुभव करने का अवसर दिया जाए। ज्योतिबा फुले ने स्त्रियों की पीड़ा का अनुभव किया और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया। विशेष इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्योतिबा फुले ने विवाह पद्धति में सुधार किया है। उन्होंने नए मंगलाष्टकों की रचना की है। उन्होंने पुरुष प्रधान मंत्रों को हटाकर ऐसे मंत्र जिसमें नारी की दास्ता संबंधी कुछ भी बातें हैं उनको हटाया है और उनके स्थान पर समतावादी, स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए जाने वाले मंत्रों को शामिल किया है। स्त्री स्वतंत्रता का पक्ष लिया है। इसकी भाषा सहज और सरल है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ख, मुझे महात्मा कहकर अलग न करें। इसका संदर्भ इस प्रकार से है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित जीवनी ज्योतिबा फुले से लिया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, ज्योतिबा फुले ने दलितों, शोषितों, पिछड़ों और स्त्रियों के उत्थान के लिए कार्य किया। इस कारण उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया, परंतु उन्हें स्वयं को महात्मा कहलाया जाना अच्छा नहीं लगा। उनके अनुसार पद और अधिकार पाकर, यानी उनको यदि कोई महात्मा कहे तो इस प्रकार उनको पद और अधिकार प्राप्ति का भाव महसूस होगा और पद और अधिकार पाकर मनुष्य समाज के प्रति अपने दायित्व को भूल जाता है। अतः वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही शोषित और दलित वर्ग की सेवा करना चाहते हैं। विशेष ज्योतिबा की सरलता और निस्वार्थ सेवा भाव का हमें इसमें परिचय मिलता है। उनका कार्य करने का भाव पूरी तरह से निस्वार्थ और सेवा से भरा हुआ है। वे समाज में सुधार चाहते हैं और इसलिए वे अथक और बिना थके हुए लगातार सतत प्रयत्नशील रहते हैं।
इसकी भाषा सहज और सरल है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 5 में वर्णित साहित्यकार सुधा अरोड़ा द्वारा रचित जीवनी, जिसका शीर्षक है ज्योतिबा फुले, से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित रचना, जिसका शीर्षक है खाना बदोश, से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।